हाँ जी बच्चे, तो यूनिट 6 का आपका चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम आपका क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो हमारी इकोनॉमी थी वो किस हालात में थी, किस सिचुएशन में थी, हम अपने इकोनॉमी को समझेंगे। लेकिन आज जो हमारी इकोनॉमी है इसको अपने माइंड से आप निकाल दो, क्योंकि मैं आज की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उस समय की इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो यहां पर बेसिकली आपको पहले समझना होगा कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी का एक साधारण सा मतलब है कि कोई पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया जो कि आपको आपकी आजीविका देती है, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो आपके लिविंगहुड के लिए आपको कुछ देती है, उस पर्टिकुलर जोन को, उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। और ये चीज आपको कहां कहां से मिलती है, इसको इकोनॉमी को आप सिंपल, अगर आप इकोनॉमी के बारे में कहते हैं तो मैं इकोनॉमी को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं। आप एक तो आपके पास में प्राइमरी सेक्टर जिसको आप एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, एक आपका इंडस्ट्री सेक्टर, क्योंकि लोग अगर कुछ अर्न कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं तो किन सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से लगे हुए लोग हैं, या फिर जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगे हुए होंगे, और जो इन दोनों में नहीं है तो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए होंगे। तीन सेक्टर ही तो हैं। तो अगर आप ऐसे अगर ये बोलना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इन तीनों को अगर आप शॉर्ट में एक नाम से बुलाना चाहते हैं तो उसको आप इकोनॉमी बोल सकते हैं। तो जब मैं बात इकोनॉमी की कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है चैप्टर के अंदर फिर तीनों के बारे में बात होगी, क्योंकि तीनों ही इकोनॉमी होती हैं। क्लियर है? तो यहां पर मैं सबसे पहले यहां पर आपको स्टार्ट करूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर से। क्लियर है? भारत के बारे में आप जानते हैं, भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है, जो कि एग्रीकल्चर पे इसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। हमारी पॉपुलेशन का लगभग आधा पॉपुलेशन जो है हमारा किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता है। आज के करंट की डेट की भी अगर मैं बात करूं तो उस समय तो 3/4 पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, 3/4 का मतलब 75% पॉपुलेशन, तो 75% पॉपुलेशन से अब जो हमारा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता था। मतलब 100 लोगों से अगर आज जाके पूछेंगे भैया कि आप क्या खाते कमाते हैं, कहां से खाते कमाते हैं, तो वो एक ही काम बोलेगा, भैया एग्रीकल्चर सेक्टर से उगाते हैं और वही हम खाते हैं। 100 में से ऐसे कितने लोगों का जवाब होने वाला है, 75 लोगों का आजादी के समय। तो हमारा यही टॉपिक है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडियन एग्रीकल्चर का क्या स्टेट थी, क्या कंडीशंस थी, क्या सिचुएशन में पड़ा हुआ था आजादी के समय। क्लियर है? तो कुछ बहुत अच्छे खासे इसके जो है कंडीशन, सिचुएशंस नहीं थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एक पुअर कंडीशन में था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का, क्योंकि उस आजादी के समय की अगर बात कर रहा हूं तो उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पे रूल कर रही थी, और आजादी के समय भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी। तो उन्होंने पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करा इसको, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू से ही हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इतना बैकवर्ड था। शुरू में अगर बहुत हजारों साल पहले की बात करें तो बहुत अच्छी कंडीशन में था, लेकिन अगर मैं अब उतनी पुरानी बात लेके जा नहीं रहा हूं, क्योंकि हमारा वो पार्ट हिस्ट्री का नहीं है, मेरा पार्ट है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हम अंडर में थे उस समय में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको जो है इसका शोषण किया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। कैसे किया अब आपको वही पर लेके चलता हूं मैं। तो फर्स्ट क्या कहता है, डिस्क्राइब द मेन रीजन फॉर द स्टैग्नेशन, मतलब पिछड़ापन, भारतीय कृषि का पिछड़ेपन के, स्टैग्नेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टैग्नेशन के पीछे क्या रीजंस थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो रीजंस क्या क्या थे। फर्स्ट कहता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हमारा आउटपुट लेवल जो है ना काफी ज्यादा लो था। इसका मतलब है कि एक लैंड जितना प्रोडक्शन हो सकता है वहां से कर सकते हो आप, उसके कंपेरेटिवली वो काफी कम प्रोडक्शन कर करके आपको दे रहा है। क्लियर है बच्चे? तो एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैं आप शेड्यूल से आप इस बात को समझ पाएंगे कि मैं आपको जो है पर हेक्टर की बात कर रहे हैं। 1 हेक्टर लैंड कितना होता है, लाइक आप 1 मीटर तो समझते हैं कितना होता है, तो 100 मीटर ऐसा 100 मीटर लेंथ और 100 मीटर ब्रेथ ले लो, आपको आइडिया होगा कितने एरिया की बात कर रहा हूं मैं। इस एरिया को बोलते हैं 1 हेक्टर लैंड। ठीक है? 1 हेक्टर लैंड की अगर मैं बात करता हूं तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं 1947 की मैं बात कर रहा हूं। तो 1947 में बच्चे जहां पर वीट का प्रोडक्शन हमारा 1 हेक्टर लैंड पे कितना था, 660 किलो था वीट का प्रोडक्शन पर हेक्टर लैंड पे। और वही अगर मैं 2016-17 की अगर मैं डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं आपसे, तो उसी 1 हेक्टर लैंड पे हमारा वीट का प्रोडक्शन कितना हो गया, 3216। लगभग अगर मैं 600 और 3000 को भी अगर मैं कंसीडर करता हूं तो आप देखते हो कि सेम लैंड पे आज उससे 5 टाइम्स प्रोडक्शन हो रहा है। उतने ही लैंड पे, उतने ही 1 हेक्टर पे जहां पे 3000 हो रहा है,
और उसी लैंड पे पहले 600 हुआ करता था। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि उस समय हमारा प्रोडक्शन लेवल कितना लो था, प्रोडक्टिविटी कितनी लो थी हमारी। क्लियर है? ये बैकवर्डनेस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा। राइस की बात करता हूं तो वही राइस जो पहले 665 किलोग्राम एक हेक्टर लैंड पे हमारा जो है प्रोड्यूस हो रहा था उस समय आजादी के समय, आज की बात करूं तो मैं 2550 है। तो आपको दिख रहा है कि कितना ज्यादा लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन था हमारा सेम। और ये वही कहता है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन द लैंड प्रोडक्टिविटी, कि भाई लैंड कितना प्रोडक्शन दे पा रहा है, ये हमारा प्रोडक्शन उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चे? एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। अब लेबर प्रोडक्टिविटी हमारी डिपेंड किस पे करता है कि जो हमारे फार्मर है वो कितने एजुकेटेड है, कितने वेल अवेयर है। उनको पता होना चाहिए कि भैया कितना उसमें जो है, किस तरीके से उसमें जो है बीज डालना चाहिए, कैसे उसको जो है सिंचाई उसको करनी चाहिए, किस तरीके से उनमें जो है फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए, कितना गैप देना चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से अवेयर होने चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी अगर लेबर बेटर होगा तो प्रोडक्शन लेवल भी बेटर आएगा, लैंड की प्रोडक्टिविटी बेटर होगी तो प्रोडक्शन लेवल भी बेटर आएगा। क्लियर है? अगर आप ऐसा करते हैं कि फसल को काटने के बाद जो पराली है, उस पराली को खेत में आप जला देते हैं, जनरली देखते हैं जिससे कि पॉल्यूशन फैलता है, जिससे कि दिल्ली में स्मोक पूरा आ जाता है। तो उस पराली को जलाने से क्या होता है, जो प्रोडक्शन लेवल है हमारी सोइल की वो काफी लो हो जाती है। पराली जो खेत वगैरह में फसल काटने के बाद, समझेंगे, काटने के बाद जो बच जाता था उसको क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। जलाने से क्या होता है, आप एक तरह अपनी जमीन को जला रहे हो, और जमीन को जलाने से किस तरह क्या होता है, उसका प्रोडक्शन लेवल काफी लो हो जाता है। जो उसकी ऊपरी पत्ता है, ऊपरी सतह जो उसका उपजाऊ है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो क्या हो जाएगा, वेरी लो हो जाएगा। जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, आपको दोबारा उसको काफी हद तक उसको जोतना पड़ेगा, जिससे कि फिर उसके नीचे की मिट्टी बाहर निकालोगे तब जाकर के आप प्रोडक्शन कर सकते हो। अवेयरनेस है नहीं फार्मर के पास में कि आप जो जला रहे हैं तो उससे आपके लैंड को कितना हार्म हो रहा है। क्लियर है बच्चे? उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी लो हो रही है। तो आपके पास में बेसिकली क्या है, तो लैंड प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स द टाइप ऑफ द सोयल। अब लैंड कितना प्रोडक्शन करके देगा ये डिपेंड करता है भैया उसका सोयल किस टाइप का है। क्लियर है? जनरली आप देखते हैं जो रिवर साइड लैंड होती है उसका प्रोडक्शन लेवल काफी ज्यादा होता है, काफी उपजाऊ होता है। जो रिवर साइड लैंड है, रिवर के आसपास के जो गांव है या रिवर के आसपास जो शहर है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां का प्रोडक्शन लेवल काफी अच्छा होता है, काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? तो हमारा जो लैंड प्रोडक्टिविटी है डिपेंड किस पे करता है, सोयल किस टाइप का वहां पर सोयल है। क्लाइमेट कंडीशन, वहां की क्लाइमेट कंडीशन कैसी है। क्लियर है? अगर क्रॉप्स के लिए उसके फेवरेबल क्लाइमेट उसको मिल रहा है तो वो अच्छा प्रोडक्शन लेवल करके देगा। अगर उसके फेवर में नहीं है तो प्रोडक्शन लेवल इतना करके देगा नहीं। उसको जिस टाइम पे उसको वाटर की नीड है उस समय अगर बरसात होती है वहां पर तो अच्छा प्रोडक्शन लेवल आपको मिल जाएगा। बहुत जरूरत ज्यादा बरसात हो जाएगी तो प्रोडक्शन लेवल तब भी कम होगा, और जरूरत से कम अगर रेनफॉल हुआ तब भी आपका प्रोडक्शन कम होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपका लैंड प्रोडक्टिविटी आपके टाइप्स ऑफ सोयल पे डिपेंड नहीं करती है, क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। क्लियर कि उस रीजन का कैसा है। इरिगेशन फैसिलिटी पे भी डिपेंड करती है। इरिगेशन में सिंचाई की सुविधा। भाई अगर आपकी पूरी डिपेंडेंसी अगर रेनफॉल पे ही या बरसात पर ही है तो इसका मतलब आपने बीज डाल दिया, बरसात नहीं तो सारा काम खराब, प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं। तो अगर आपके पास में इरिगेशन फैसिलिटीज है, लाइक नहर है, ट्यूबवेल है, नहर से भी क्या करते हैं पानी जो है खेतों में डालते हैं, या फिर ट्यूबवेल है जो जमीन के अंदर से कर करके ट्यूबवेल जो है उससे पानी पूरे खेतों में डालते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अगर आपके पास में है तो आपका प्रोडक्शन लेवल काफी अच्छा होगा। क्लियर है? अगर ये फैसिलिटी आपके पास में नहीं है बच्चे तो आपकी जो है लैंड प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से किस पे हो जाएगी, रेनफॉल पे हो जाएगी। तो ये वही कहता है कि लैंड प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ सोयल, climate condition of a regional and the irrigation facilities, level of productivity output per hectare। level of productivity का मतलब क्या हुआ कि पर हेक्टर लैंड पे मींस 100 मीटर लेंथ 100 मीटर ब्रेथ वाले लैंड पे हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड बोलते हैं, और लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी इसको हम कहते हैं। तो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब ही यही है। क्लियर है बच्चे? तो वो क्या था उस समय, बहुत एक्सट्रीमली लो। तो उसमें पर हेक्टर लैंड पे जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी लेवल था हमारा, वो बहुत लो था। अपने शेड्यूल से इस बात को आप समझ सकते हैं कि जहां 3000 केजी 3000 केजी का प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर वही 600 केजी का प्रोडक्शन था। तो कितना लो था पर हेक्टर लैंड पे।
लेबर प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द लिटरेसी रेट। अब भैया लेबर जो हमारे फार्मर हैं उसकी प्रोडक्टिविटी क्या, वो कितना प्रोडक्शन अपने थ्रो करवा सकता है, ये वो कितना लिटरेट है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो एक लिटरेट फार्मर होगा वो न्यू टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट कर सकता है, वो न्यू टेक्नोलॉजी जो है, जो अवेयरनेस है उसको वो इजीली अडॉप्ट कर सकता है, उसको अच्छे से स्टडी कर सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, रिसर्च एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी होते हैं जो कि रिसर्च करते रहते हैं, क्लियर है, और रिसर्च करते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट गाइडलाइन जो है इशू करते रहती है। रिसर्च में ये पाया गया कि इससे प्रोडक्शन लेवल काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया, इससे प्रोडक्शन लेवल बेटर हो गया। एक लिटरेट फार्मर ही तो इन सब चीजों पे ध्यान देगा, इनकी स्टडी करेगा, इनको समझेगा, समझने के बाद इसको अपने लैंड पे इंप्लीमेंट करेगा। तो अगर वो लिटरेट होगा तभी वो रीड कर सकता है, तभी वो उसको इंप्लीमेंट कर पाएगा। तो उसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना काफी इजी हो सकता है। एक अगर लिटरेट फार्मर रहा तो उसके लिए अगर फर्टिलाइजर उसको लेना है, अगर वो फर्टिलाइजर अफोर्ड भी नहीं कर सकता है तो कम से कम लोन लेने का प्रोसेस क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, उससे वो अवेयर है, वो लोन ले सकता है। उसके बाद ट्रैक्टर नहीं है, वो जो है बैल के माध्यम से खेत को जोत रहा है, तो वो कम से कम एक ट्रैक्टर ले सकता है लोन के थ्रू, गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, जिससे कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा। जिस काम में इतना समय लगता है वो काम में उसमें जो है उससे उतने समय में उससे कई गुना ज्यादा खेतों में वो काम कर सकता है। इससे क्या होगा, उसका प्रोडक्शन लेवल काफी हाई होगा। तो ये वही कहता है कि लेबर प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द लिटरेसी रेट। क्या भैया, वो कितना लिटरेट है, ये डिपेंड इस पर करता है कि टेक्निकल स्किल क्या है। क्लियर है बच्चे, टेक्निकल स्किल मतलब ये टेक्नोलॉजी को कैसे वो अडॉप्ट करता है, टेक्नोलॉजी को कैसे वो यूज करता है। उसके साथ साथ में कल्टीवेटर्स जो है फार्मर को ही बोलते हैं, फार्मर का एक ऑल्टरनेट नेम है, क्या बोलते हैं इसको, हम कल्टीवेटर्स बोलते हैं। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट सिंस फार्मर वर पुअर, जब किसान जो है पुअर हुआ करते थे। क्लियर है बच्चे, अंडरनरिश्ड had low stamina and no incentive to work to lead to the low productivity of labor। मतलब कि जब वो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है अपने एग्रीकल्चर अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को इंप्रूव करने के लिए वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कि फार्मर जो है वो उसका लिटरेसी रेट क्या है, काफी लो है और वो काफी पुअर बैकग्राउंड से है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया वॉज लेस देन इट्स डिमांड। अब एक बहुत अच्छी बात कर रहा है, आज की बात नहीं कर रहा है, मैं 1947 की बात कर रहा हूं आपको, कि जितने हमारी रिक्वायरमेंट थी, जितने हमारे देश को इसकी डिमांड थी, जितनी इसकी खपत थी, उससे कम प्रोडक्शन कर रहा था भारत। ये बहुत समस्या का विषय था उस समय। कहीं ना कहीं हम अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड कर रहे थे। यही तो एक कारण था जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। तो इंडिया पाकिस्तान के वॉर में जब इंडिया लाहौर तक घुस गया था, क्लियर, लाल बहादुर शास्त्री के समय की कहानी है, जब इंडिया लाहौर तक पहुंचा था और उस समय अमेरिका ने इंडिया को यह कहा था कि अगर आप इससे पीछे नहीं हटे और वापस नहीं आए तो हम आपको वीट की सप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि इंडिया की डिपेंडेंसी किस पे थी, बाहर वाले देशों पे, क्योंकि वो अपने लिए इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, इतनी उसकी डिमांड थी, तो बाकी जो है वो फुलफिल बाहर से कर रहा था। तो मजबूरी में भारत को उस युद्ध से पीछे हटना पड़ा। तो ये इस चीज को बता रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया वाज लेस देन इट्स डिमांड, जो उसकी डिमांड थी उससे कम उसका प्रोडक्शन हो रहा था। इट प्रोड्यूस ओनली 508 लाख टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स इन 1947 एंड 48। एट द टाइम जस्ट द 1300 करोड़ हेक्टर ऑफ लैंड वाज द अंडर कल्टीवेशन। क्लियर है बच्चे, उसमें सिर्फ जो है खेती के अंदर कितनी जमीन को हम यूज कर पा रहे थे, 13 करोड़ हेक्टर लैंड को ही हम जो है अपने यूज कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी था, अवेलेबिलिटी होने के बाद भी हमारे पास में लैंड हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। उसके पीछे एक बड़ा कारण था कि हम ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे। अब आप एक बैल के द्वारा खेत को जोतो तो कितने जोत पाओगे, एक ट्रैक्टर से जोतो तो कितना ज्यादा जोत पाओगे सेम टाइम में, तो ज्यादा लैंड को आप कवर कर सकते हैं। दूसरे पीछे कारण ये भी था इसमें कि लाइक मेरे पास में जो लैंड है, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में लैंड है, जैसे कि मान के चलिए पूरा का पूरा आपका गांव है, ठीक है, गांव में आपके जो ग्रैंडफादर होंगे उनके पास अपना एक लैंड भी होगा ना, जब था अब नहीं है, वो बिक गया होगा, दो ही कारण है, लेकिन होगा जरूर। ये लैंड है, तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि जमीन का एक टुकड़ा अगर आपका यहां पर है उस समय,
जमीन का एक टुकड़ा अगर आपके पास में यहां पर है, तो एक टुकड़ा आपका जमीन का उस गांव में यहां पर है। क्लियर है? जमीन का एक टुकड़ा आपके पास में यहां पर है, जमीन का एक टुकड़ा आपके पास में है। जमीन तो है आपके पास में बहुत बड़ी। अब एक फार्मर जो उसमें खेती कर रहा है, वो एक जगह पे कर लिया, उसने दूसरी जगह पे कर लिया, और टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, तो और बहुत दूर दूर पर है, 5-5, 6-6, 7-7, 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, 4-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो एक जगह काम कर रहा है, दूसरी जगह जाने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि वो सारे लैंड को अपने लिए यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो गया। जितने हेक्टर लैंड हमारे पास में कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है, हम उससे काफी कम लैंड को यूज कर पा रहे हैं। तो एक बड़ा कारण था कि हमारे पास में जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे थे। क्लियर है? हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा थी। तो ये भी आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन लेवल काफी लो होने के पीछे हमारे पास में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। आगे बच्चे बात करता है, ये समझ में आया आपको? एक बच्चे था कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द स्टैग्नेशन। पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण इसको माना जाता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिविटी लेवल की, अगर जो मैंने पीछे पढ़ा, तो वो एक रेनफॉल भी कहीं ना कहीं वो हमारे इतने कंट्रोल में नहीं है। हाँ, इरिगेशन की फैसिलिटीज होनी चाहिए हमारे पास में। क्लियर? लिटरेसी रेट हम जो है एकदम से इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, वो भी फार्मर टू फार्मर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ये बहुत बड़ा फैक्टर था स्टैग्नेशन का। एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा इतना पीछे है या पीछे था उस समय, उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। The most important reason for the stagnation in agriculture sector was the introduction of the जमींदारी सिस्टम। अब ये जमींदार सिस्टम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। बच्चे, आपको पता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, ये संख्या में बहुत कम, और जिस देश पे इनको रूल करना था उस देश की पॉपुलेशन ज्यादा। अब सवाल ये है कि ये 5 लोग 500 लोगों को कैसे मार सकते हैं? लड़ाई अगर हो जाए 5 लोगों की 500 लोगों के साथ में, तो किसी भी हालात में वो टिक नहीं सकते हैं। लेकिन भारत में टिके, क्योंकि अंग्रेज तो कुछ गिनती गए थे, भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, फिर भी वो हम पे रूल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रूल करने के लिए बेसिकली हम ही को ही चुना, हम ही को मीडियम बनाया। हमारे मीडियम से उन्होंने क्या करा? रूल करा। उनकी जो आर्मी में लोग थे वो कहां के थे? इंडिया के थे। उनके अंडर जो काम करने वाले लोग थे वो कहां के थे? इंडिया के थे। तो हम ही को ही उन्होंने यूज करके और हम ही पर ही उन्होंने रूल किया। उसमें एक जमींदार सिस्टम भी एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर था। अब मालूम है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है, तो गांव इतने हैं, किसान इतने हैं, और वो नंबर्स में इतने कम हैं, तो वो किस तरीके से एक एक किसानों के पास जाकर के उनसे टैक्स कलेक्ट करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो गांव में बच्चे क्या था कि गांव में हर एक गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पावरफुल होते हैं, या जिनके पास में मान के चलो कि लैंड, एक ज्यादा लैंड अवेलेबल होता है, और उनके पास पे बहुत सारे जो है काम करने वाले जो है कर्मचारी भी रहते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो पावरफुल है गांव में, जिसकी चलती हो, जिसकी ठीक है, जिसके गांव में चलती हो, जो गांव के लिए पावरफुल बंदा है, उसको ही अंग्रेज ने बुलाया। बोला मुझे इस गांव के कितने किसान है उससे कोई लेना देना नहीं, किसान कितना अर्न करता है मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं, प्रोडक्शन लेवल क्या है गांव का मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं, मुझे एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर दिया, इस गांव से मुझे इतना टैक्स चाहिए। क्लियर है? और उस पर्सन को अपॉइंट कर दिया। अब वो पर्सन अपने गांव में ऐसा क्यों करेगा? टैक्स कलेक्ट करेगा। उसे एक बात कह दिया गया कि आप जितना मर्जी टैक्स ले लो हमारे नाम पे, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहां मुझे 100 रुपए चाहिए, आप इनसे 1000 रुपए ले लो, 900 रुपए आपके हुए। इसके लिए कोई फार्मर कोर्ट में आएगा तो हम आपके साथ में ही खड़े हैं, कोर्ट आपके साथ में है उन लोगों का, तो इसके अगेंस्ट में कोई जो है अपील नहीं हो सकती है। तो ऐसे लोगों को पूरा का पूरा गांव ही एक तरीके से सौंप दिया गया, और एक फिक्स अमाउंट जो है, जो कि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक टाइम पीरियड पे सबमिट करना था, और उससे जितना ज्यादा वो कलेक्शन कर सकता था वो करे। ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके सपोर्ट में था। तो ये एक तरीके का लालच उनको मिला, और इस लालच की वजह से उन्होंने क्या करा, उसी गांव में जिसके अंदर उनकी पावर थी, अपने उस पावर का मिसयूज किया, और मनमाने तौर पे अपने ही जो है किसान है, फार्मर्स है, उनसे टैक्स कलेक्ट करना चालू करा, और इसका बेनिफिट उन्होंने
उठाया। ऐसे पर्सन को ही, जिसको गांव में अपॉइंट किया गया था, इसी को हमने बोला जमींदार। जनरली ऐसे पावरफुल लोग वो थे जिसके पास में जमीन का सबसे बड़ा टुकड़ा हुआ करता था, जमीन का सबसे बड़ा भाग हुआ करता था। क्लियर है? अब वो क्या करने लग गए, एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स का होने लगा। वो कोशिश करने लगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इनसे टैक्स रिकवर करा जाए। अब जिनके पास में फसलें नहीं हुई, क्रॉप नहीं हुआ, तो उनको अपने आप को सरवाइव करने का चैलेंज उन फार्मर के लिए, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटीज तो थी नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो कोई इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए कोई नहर, कोई डैम ऐसा कुछ तो करके दिया नहीं था। रेनफॉल पे हैवी डिपेंडेंसी थी, इलेक्ट्रिसिटी इतना था नहीं। आपको भी पता है कि अगर आप ट्यूबवेल से भी अगर पानी निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, मानते हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी है तो ट्यूबवेल के थ्रू मोटर से पानी निकालते हैं जमीन से। जो साबर सीवर का जो पानी आप निकालते हैं वो अपने आप थोड़ी निकलता है बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके तो उसको निकालते हैं आप। इलेक्ट्रिसिटी पहले थी नहीं गाँव, तो ट्यूबवेल का ऑप्शन इतना था नहीं। कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी हमारा जो है नहरों पे था, नहरों को डेवलप करा नहीं था उन्होंने, तो डिपेंडेंसी पूरी की तरह हमारे किस पे चली गई, रेनफॉल पे चली गई। लगभग 60% ऐसा भारत का एरिया था जिसमें अगर बरसात नहीं होगी तो फिर कोई खेती भी नहीं होगी। 60% ऐसी जगह थे, 40% जो नदी के आसपास के जो जगह रहे। तो इतना बड़ा डेटा है जिसमें कि पूरी तरह से डिपेंडेंसी आपको रेनफॉल पे आपको नजर आ रहा है। उस सिचुएशन में जाहिर सी बात है, सिचुएशन बड़ा आना बहुत संभावित था कि कई बार अगर बरसात सही नहीं हुई या कई बार बरसात बहुत ज्यादा हो गई तो दोनों सिचुएशन में फार्मर जो है फसल को पैदा नहीं कर पाया, या कर पाया था तो वो नष्ट हो गए। उस सिचुएशन में वो खुद सर्वाइव करेगा, उनके लिए वही चैलेंज है। पर टैक्स कैसे देगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो जमींदार को ये कह दिया था कि भैया मुझे तो टैक्स चाहिए, मुझे इससे मतलब नहीं कितना ज्यादा हुआ, कितना कम हुआ, नहीं हुआ। अब वही जमींदार क्या करने लग गए, टैक्स जो फार्मर नहीं दे पा रहा था उसकी जमीन को वो हड़पने लगे, उसकी जमीन को लेने लगे, उसके जो है गाय पशु जो है उनको वो लेने लगे, जिससे कि जो फार्मर्स थे वो अब वो जो है लैंडलेस हो गए। तो इस तरह की जो चीजें जो है ये चली, इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्योंकि बच्चे अगर ये टैक्स नहीं होता तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जो कंजम्पशन करने जो सरप्लस बच गया, सरप्लस को हम सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बेचने से जो पैसा आ रहा है उसको हम एज अ कैपिटल अपने लैंड पे दोबारा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका हम ट्रैक्टर में लगा सकते हैं, उसका हम फर्टिलाइजर में लगा सकते हैं, उसके हम जो है HIV सीड्स में उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम उसके बढ़िया बीज में एक अच्छी टेक्नोलॉजी में उसका हम यूज कर सकते हैं। उससे मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन लेवल काफी हाई हो जाएगा। लेकिन वो बचा ही नहीं पैसा, तो नेक्स्ट टाइम मैं सीड्स कहां से अच्छे किस्म के लाऊंगा, कहां से फर्टिलाइजर लेकर के आऊंगा मैं इसमें डालने के लिए, कहां से मैं यूरिया लेकर के आऊंगा इसमें डालने के लिए, कहां से मैं ट्रैक्टर लेकर के आऊंगा इसमें करने के लिए। क्लियर है बच्चे? तो कहीं ना कहीं जब कैपिटल नहीं है तो फिर हम न्यू चीजों को हम अपने सेक्टर पे ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, और जब नहीं कर सकते तो प्रोडक्शन लेवल हमारा बैकवर्ड रहेगा ही रहेगा। तो हमारा स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो कौन था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये क्या कहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट्स अकरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार। जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो कहां जा रहा है, सारा जमींदार के पास चला जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ लगान। उसे लगान कहते थे, ठीक है ना। आपने एक लगान मूवी देखा, टैक्स को ही लगान कहते हैं। लगान मूवी देखा ना आपने, तो लगान मूवी में आपने देखा होगा कि वो एक तरीके से टैक्स लेते थे, उसको लगान कहते हैं। फिर एक क्रिकेट मैच भी हुआ था कि भैया अगर हमें मैच जीत जाते तो आपको हमारा टैक्स जो है, हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये रियल स्टोरी बेस्ड मूवी थी, ये रियल स्टोरी पे थी, ऐसा नहीं कि वो एक ऐसी काल्पनिक स्टोरी थी, रियल स्टोरी थी वो, रियलिटी में ऐसा हुआ था। हाँ, रियलिटी में जीते थे इंडिया। लगान मूवी देखना, जैसे जो है बताया गया है, थोड़ा सा 19-20 का तड़का हो सकता है मूवी में, बट कहानी यही थी कि टैक्स माफ हुआ था, क्रिकेट मैच हुआ था, क्रिकेट मैच की टीम उसी तरीके से बनाई गई थी, क्रिकेट मैच को जीता गया था, रियलिटी है। हाँ जी। तो द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वॉज ओनली टू कलेक्ट द लगान। उसका बस एक ही पर्पस था कि भैया लगान कलेक्ट करो, फार्मर के साथ में क्या हो रहा है, क्या सर्वाइव कर रहे हैं, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं था। उनका शोषण करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे उनका। रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर, जो फार्मर है
उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसका कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था, बस उनसे हमें कैसे भी करके टैक्स लेना है, बस किस सिचुएशन में उसे कोई मतलब नहीं है। आज की हमारी जो गवर्नमेंट है आजादी के बाद की, गरीब लोगों पे जो है डायरेक्ट टैक्स इंपोज नहीं करती है, जिसकी इनकम इससे कम है उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं। इस टाइप के फार्मर टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी दे रहे हैं, पर डायरेक्ट टैक्स के लिए कोई फोर्स नहीं है। जो लोग इस इनकम लिमिट से ज्यादा कमाते हैं उन्हीं को तो टैक्स पे करना है। जो 4 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए साल का कमा पा रहे हैं, उनको तो कोई अपनी उस तनख्वाह के ऊपर टैक्स सरकार को नहीं देना। अगर इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है तो भैया टैक्स नहीं ले रही है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर है उनसे टैक्स ले रही है। बट उस समय में उस जमींदारी सिस्टम के अंदर, लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर इस चीज को नहीं देखा जा रहा था कि भैया इनकी इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, छोड़ दिया जाए, इकोनॉमिक सिस्टम बेटर है, ले लिया जाए, ऐसा नहीं था, सबको देना पड़ेगा। तो द डेट फॉर द डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड द सम ऑफ द लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेट कर दिया था कि इस डेट को मुझे लगान चाहिए, अगर नहीं आता है तो जमींदारी आपको जो दे रखा है सिस्टम, इस सिस्टम में आपसे ले लूंगा। क्लियर है? तो द डेट फॉर द डिपॉजिट द स्पेसिफाइड सम ऑफ द लगान टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर आल्सो फिक्स्ड फेलिंग विच द जमींदार वर टू लॉस देयर राइट्स। जो जमींदार इस डिपॉजिट को करने में फेल हो जाया करता था वो अपने राइट से भी लॉस हो जाया करता, जो कि उसको अधिकार एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। जैसे कि सरकार पुलिस वाले को अधिकार दे देती है ना कि आपके पास ये राइट्स हैं, गन रख सकते हो, इस तरह की चीजें हैं, राइट्स होती है ना, वैसे ही एक कुछ राइट्स जमींदार को भी गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे। आगे कहता है द जमींदार्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। जबकि टैक्स इसको भी कमाना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी कम अर्न करना था, बट किसानों के लिए इनको कुछ भी नहीं करना था कि भैया चलो हम इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करवा दें, क्लियर है, या फिर हम फर्टिलाइजर पे सब्सिडाइज कर दें, क्लियर है, या फिर हम जो है लोन लेने की कोई एक ऐसे ऑप्शन दे दें जिससे कि ये सब मिल करके एक ट्रैक्टर ले लें, सारे गांव में उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो जाए। ऐसे कोई भी पॉलिसीज वगैरह डेवलप नहीं की जा रही थी, बस टैक्स लो, क्या करना कैसे करना वो उनकी हेडेक है और उनकी डिपेंडेंसी रेनफॉल पे है। क्लियर है बच्चे? अब एक और पॉइंट आता है स्टैग्नेशन के पीछे, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बच्चे पहले क्या था कि पहले कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि भैया बेच खरीद करना, इसे क्या बोलते हैं? कमर्शियलाइजेशन करना। पहले हमारा जो फार्मर का जो इंटेंशन होता था कि भैया मैं अपने यहां पर क्रॉप्स को प्रोड्यूस करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा और इसका मैं सेल्फ कंजम्पशन कर लूंगा। पहले क्रॉप्स को बेचने की कोई इतनी खास इंटेंशन नहीं हुआ करती थी। जो फिर बच बुचा गया तो उसको थोड़ा सा अपने यूज में आगे के लिए हम उसको किसी से दे दू करके एक्सचेंज कर कुरा करके अपनी जोत की चीजें ले लेंगे, इतना ही यूज था। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि भैया एक बगीचा लगाया, इतने लाख रुपए इस बगीचे से कमा लिए। क्लियर है? लीची का बगीचा लगाया, यहां से 5 लाख रुपए, यहां से 10 लाख रुपए साल की हो गए। आम का बगीचा है, इसको इतने लाख रुपए में बगीचा मैंने किसी को दे दिया, इतने हजार रुपए में मैंने ये चीज दे दी। आज तो कमर्शियलाइजेशन हो गया है, बट उस समय कमर्शियलाइजेशन नहीं था। जितनी जरूरत है, लोगों की नीड ही इतनी लिमिटेड थी उस समय। नीड क्या थी? अपने तन को ढकना, क्लियर है, और पेट को भरना, ये 2 नीड हुआ करती थी उस समय। तन को ढकने में कोई शौक नहीं था कि इस टाइप के कपड़े उस टाइप के कपड़े पहने, तन को ढकना ही नीड थी, और पेट को भरना उनकी नीड थी। पेट को भरने में जो भी चीजें वो कंज्यूम कर सकते थे, चाहे वो दाल हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, वो अपने लिए खुद वो प्रोड्यूस कर सकते थे। ये 2 ही चीजें था, इसके लिए उतना ही प्रोडक्शन करते थे। उस समय हमारे दादा परदादा जो थे उनका कोई मोटिव नहीं था कि जमीन लेना है, उस पर इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पर आने वाले समय में बैंक खुल जाएगा, एटीएम में 5 लाख रुपए महीना किराया आएगा, बच्चे बैठ करके खाएंगे, या इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर मार्केट में पैसे ऐसे लगाने हैं। ऐसा कोई खास मोटिव या इंटेंशन उस समय नहीं था कि पैसे जोड़ने हैं, इन फ्यूचर काम आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं था। पैसे जोड़ने के ऊपर भी इंटेंशन नहीं था, बस आज का दिन निकल गया, मोटिव फुलफिल हो गया, कल सोचेंगे, ये मोटिव था। तो उसके लिए भैया उतने प्रोडक्शन करते थे जितना कि उनकी नीड थी। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं हुआ था, और प्रोडक्शन भी उस टाइप के क्रॉप्स का होता था, लाइक फूड ग्रेन्स। लेकिन फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें बोला कि एक काम करो, आप जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ब्रिटेन के अंदर अगर आप देखते हैं तो वो समय जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, कपड़ों की इंडस्ट्री, यहां ब्रिटेन के अंदर।
एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति की लड़ाई लड़ रहा था, तो उस समय ब्रिटेन जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन उसमें वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हो रहा था, कपड़ों के उद्योग लग रहे थे वहां पे। जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो रही थी तो उसको कलर करने के लिए कलर की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना, नील की, इसको इंडिगो कहते हैं आप, ठीक है ना। तो उस इंडिगो की रिक्वायरमेंट थी। अब वो इंडिगो जो है बेसिकली क्या होता है कि वो एक जो है लाइक लैंड से ही उसको प्रोड्यूस किया जाता है इंडिगो को, और उसके लिए उन्होंने, क्योंकि वो इंडिया उनके कंट्रोल में था, भारत उनके कंट्रोल में था, उसके लिए उन्होंने भारत को चुना। हाँ, तो फिर भारत को चुना कि भैया ये एक ऐसा देश है जहां पे जो है हम इंडिगो का प्रोडक्शन फार्मर से करवा सकते हैं। फार्मर को ये बातें कान में उनकर डाली गई कि आप हमें इंडिगो प्रोडक्शन करके दो, हम आपको इसके बदले में पैसा देंगे। तो कहीं ना कहीं आप कमर्शलाइजेशन जैसी चीज स्टार्ट हो गई, तब पैसों के लिए खेती होने लगी। पैसों के लिए खेती करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, आज भी पैसों के लिए खेती होती है। जो भी सरप्लस प्रोडक्शन करना चाहिए, जो लोग खेती नहीं कर रहे उन तक तो कम से कम फूड ग्रेन्स पहुंचेगा, तभी तो पहुंचेगा, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हम कमर्शलाइजेशन के चक्कर में हम उस टाइप का चीजों को प्रोड्यूस कर लें जो हमारे लैंड की प्रोडक्टिविटी को हार्म करे, तो वो तो भैया एक फार्मर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ना। और फार्मर को इसका रिजल्ट का अंदाजा जब होगा जबकि वह लैंड खराब हो चुकी होगी। शुरू में अवेयर है नहीं, इतने लिटरेट फार्मर है नहीं, तो उनको इस चीज के लिए जो है एंकरेजमेंट किया गया, उनको जो है पैसे के लिए बोला गया आपको पैसे दिए जाएंगे। और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, जिसमें इंडिगो प्रोडक्शन हुआ, और इस इंडिगो को एज अ रॉ मटेरियल उन्होंने यूज किया अपने ब्रिटेन के लिए, वहां पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके लिए। और वहां से उन्होंने बहुत मोटा मुनाफा कमाया, और मोटा मुनाफा क्योंकि बहुत ही कम रेट पे वहां से इंडिगो को कलेक्ट कर रहे थे, और काफी अच्छे खासे रेट पर वो जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कपड़े वगैरह है जिसको पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो बेच रहे थे। तो काफी अच्छा उन्होंने अपने देश के लिए अपने एम्प्लॉयमेंट भी अपने कंट्री के अंदर जनरेट करा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर भारत के अंदर होती तो समझ में आता कि भारत के लोगों को काम मिला, एम्प्लॉयमेंट भी अपने ब्रिटेन के लिए करा, प्रॉफिट भी यहाँ ब्रिटेन के लोगों को मिला, पर कैपिटल इनकम भी ब्रिटेन की बढ़ी, क्लियर है। और जमीन किसकी गई? भारत के। लैंड खराब किसका हुआ? भारत का। तो ये भी एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन के पीछे, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के पीछे एक बड़ा कारण बना। क्या बना? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो क्या कहता है? अच्छा 8 हो गए। चलो बच्चे, अब इस पॉइंट को जो है मैं नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करूंगा। एक बार इसको पढ़ लो बच्चे, क्योंकि मैं दोबारा इसको पढ़ूंगा नहीं, नेक्स्ट क्लास में बता देना, पूरा बताना पड़ेगा फिर। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द फार्मर वर गिवन द हायर प्राइस फॉर द प्रोड्यूसिंग द कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं इसको बेच करके पैसा कमाया जाता है, लाइक द कॉटन और जूट, जिसको बेच करके पैसा कमाया जाता है। हाँ, लेकिन उस समय जो है बेसिकली कोई वीट वूट का खरीदार नहीं था, हर कोई खुद ही प्रोडक्शन करते थे उसका, उसमें हर कोई खुद ही प्रोडक्शन करता था अपने लिए। तो जूट वगैरह इन सब चीजों को जो है लोग खरीदते थे, क्लियर है। तो ये क्या था? कैश क्रॉप्स थे। सो दैट द सच क्रॉप्स कुड बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री, के लिए रॉ मटेरियल बनेगा। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द एग्रीकल्चर वाज द कमर्शलाइज्ड टू द कैटर टू द नीड ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री फॉर द नेसेसरी रॉ मटेरियल। ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो रॉ मटेरियल चाहिए था उसके लिए हमने क्या करा? कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करा। द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वर ऑलवेज इन द नीड ऑफ द रॉ मटेरियल्स लाइक द कॉटन, जूट, क्लियर है बच्चे, ग्राउंड नट्स, क्लियर है, शुगर केन एटसेट्रा, गन्ने वगैरह उनको चाहिए थे। टू कीप देयर द फैक्ट्रीज रनिंग, अपने फैक्ट्री को रन करने के लिए। बाय द ऑफरिंग द हाई प्राइस द इंडियन, ठीक है ना, peasants were the attracted to the production of the commercial crops instead of the food crops। तो ऐसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने लग गए, लाइक वीट का, राइस का, इनका प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, और ऐसे क्रॉप्स का जो कैश क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन ज्यादा करने लग रहे हैं। आपको पता है गन्ना को उगा करके सर्वाइव नहीं किया जा सकता है, आपको पता है जूट का, कॉटन का प्रोडक्शन करके सर्वाइव नहीं किया जा सकता, इसको बेच करके पैसा आएगा, उसी से सर्वाइव होगा, क्लियर है बच्चे। तो फिर द एक्सटेंशन ऑफ द कमर्शियल एग्रीकल्चर वेंट टू सो फार एज टू मेक द मैनी पीजेंट्स purchases there the food requirements for the shop in town, clear है बच्चे। this fall in the production of the food crops, इससे क्या हुआ? हमारे जो फूड क्रॉप का प्रोडक्शन क्या हुआ? कम हो गया। जो वीट है, राइस है, इसका प्रोडक्शन क्या हो गया? कम हो गया। the responsible for the frequent famines in Indian during the British days, क्लियर है। अब यहाँ पे लोगों को जो है बेसिकली बहुत सारी चीज थी जो डिपेंडेंसी किस पे होगी कि हम उसको बाय कर करके ही करें, और हम इसके लिए
दूसरी कंट्री पे अब धीरे धीरे डिपेंड होने लग गए। अब नेक्स्ट क्लासेस में आपसे पहले क्लास मैं नोट करवाऊंगा बेसिकली, ठीक है ना बच्चे।